नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं ताज किरण इंस्टीट्यूट में। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको पढ़ा रहा था राजस्थान जीके, राजस्थान इतिहास से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक 1857 की क्रांति। तो आप देखिएगा, पिछली दो कक्षाओं में मैं आपसे 1857 की क्रांति के बारे में विभिन्न बातें कर गया था। मैं आपको पढ़ा रहा था 1857 की क्रांति। तो इसी क्रांति के अंतर्गत आप देखिएगा, मैंने आपसे फर्स्ट क्लास में तो कौन कौन सी बातें की थी। पहली क्लास में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी सारी क्लासें। तो अभी इसमें तो मैंने आपको कारण 1857 की क्रांति के कारण और अभी उसी समय पर जो क्रांति के समय भारत का जो प्रशासनिक स्वरूप था, प्रशासनिक ढांचा था, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करके गया था। तो ये तो पहले भाग की बात हो जाती है, पहली क्लास की बात हो जाती है। इसके बाद अभी मैंने आपसे दूसरी क्लास, सेकंड जो क्लास ली थी 1857 की क्रांति से संबंधित, उसमें मैंने आपको राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ कैसे हुआ, कहां से हुआ और क्यों हुआ, वहीं से क्यों हुआ, ये सारे कारण सहित मैंने आपको अब ये नसीराबाद, एक तो कहां की क्रांति बताई थी आपको मैंने, नसीराबाद की क्रांति। आपने देखा था राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, नसीराबाद क्रांति से 28 मई 1857 को 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक बख्तावर सिंह के नेतृत्व में। तो मैंने आपको एक तो नसीराबाद की क्रांति बता दी थी, एक आपको मैंने नीमच की क्रांति बता दी थी। ये दोनों स्थानों की क्रांति मैंने आपको पिछली क्लास में कर ली थी। पहले क्लास में मैंने 1857 की क्रांति से संबंधित आपको कारण, प्रशासनिक स्वरूप आदि ढांचा आदि सारी चीजें बता दी थी। और दूसरी क्लास में मैंने आपसे अभी राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, तो नसीराबाद से। तो मैंने यहाँ पर आपको इस क्रांति के शुरू होने के कारण और इस क्रांति का स्वरूप, इन दोनों केंद्रों में जो क्रांति का स्वरूप रहा था, जो वो स्वरूप मैंने आपको बता दिया था। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा अगले केंद्र की, एरिनपुरा। आज हम चलेंगे कहां पर, एरिनपुरा की क्रांति। ध्यान दीजिएगा, एरिनपुरा आज 1857 की क्रांति में एक जो आपका केंद्र है राजस्थान में, एरिनपुरा। तो एरिनपुरा ध्यान दीजिएगा, एरिनपुरा की क्रांति में आपसे आज मैं एरिनपुरा की क्रांति के बारे में चर्चा करने वाला हूं। एरिनपुरा की क्रांति, पिछली दोनों क्लासें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 1857 की क्रांति के नाम से मैंने वहां पर आपको दो क्लासें ले रखी। आज मैं तीसरी क्लास ले रहा हूं, जिसमें मैं बात कर रहा हूं आपसे राजस्थान में जो क्रांति का प्रमुख केंद्र था, एरिनपुरा। तो एरिनपुरा की क्रांति ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को मैंने पिछली क्लासों में चर्चा की थी कि राजस्थान के विभिन्न राजाओं ने 1803 से लेकर और 1823 तक अंग्रेजों से सहायक संधियां कर ली थी। कौन सी संधियां कर ली थी, सहायक संधियां। तो इसी क्रम में अभी ब्रिटिश सरकार ने अपने पीए यानी कि ब्रिटिश रेजिडेंट जो होते थे, जो कहीं के पॉलिटिकल एजेंट जो होते थे, उनको विभिन्न रियासतों में नियुक्त कर रखा था। तो इसी क्रम में आप ये जोधपुर रियासत, एरिनपुरा जो है एक छावनी है, और ये छावनी किस रियासत के अंतर्गत आती थी, तो जोधपुर रियासत। आज कहूं तो ये पाली जिला है, लेकिन ये जो उस समय पर क्रांति के समय ये छावनी जो थी, उस समय पर जोधपुर रियासत का एक हिस्सा हुआ करता था। तो अभी ये हुआ क्या था, टाइम है 1835 का। ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से यहाँ पर इस क्रांति की रूपरेखा बनी है। तो ध्यान दीजिएगा, हुआ ऐसा था कि 1835 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार, 1835 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार जो थी, अभी क्या ब्रिटिश सरकार, मैंने बताया अंग्रेजों से संधियां कर ली। तो ब्रिटिश सरकार, अभी राजस्थान की किसी भी रियासत पर अंग्रेजों का अधिकार नहीं था, पर यहाँ के जो शासक थे उन्होंने ब्रिटिश सरकार से संधियां कर रखी थी। तो ऐसे हालत में 1803 से लेकर 1823 तक सारे राजपूत राजाओं ने अंग्रेजों से संधियां कर ली थी। तो एक तरह से कहा जाए कि राजस्थान में अंग्रेजों का अधिकार तो कहीं पर नहीं था, पर ये राजाओं के माध्यम से, राजाओं के माध्यम से यहाँ पर राज कर रहे थे। किसी भी क्षेत्र पर पर्टिकुलर इन्होंने सेपरेट रूप से अधिकार नहीं किया था, पर राजाओं से संधियां कर ली थी और राजाओं को अभी एक तरह से पूरी तरह से इन्होंने अपने वश में कर रखा था। तो हुआ ऐसा था यहाँ पर कि 1835 में ब्रिटिश सरकार जो थी, उसने जोधपुर की जो सेना है, इस जोधपुर की सेना पर अकुशल सवार होने का आरोप लगाया। जोधपुर की सेना पर क्या किया था, अकुशल सवार होने का आरोप लगाया था। आप देखिएगा, क्योंकि देखिए राजा की सेना और ब्रिटिश सरकार की सेनाएं साथ में काम करती, किसी भी अभियान पर जाती है, तो वहां पर ब्रिटिश सरकार कहती है कि ये जोधपुर की जो सेना है उसको कुशलता पूर्वक घुड़सवारी करना नहीं आता। अकुशल सवार होने का इन पर क्या लगाया, ब्लेम लगाया, आरोप लगाया।
अकुशल सवार होने का आरोप लगाया था 1835 में। और इनको घोड़ा यानी कि इनको ट्रेनिंग देने के लिए, इनको किसको, जोधपुर की सेना को ट्रेनिंग देने के लिए ब्रिटिश सरकार जो थी उन्होंने अभी 1835 में ही जोधपुर लीजन, 1835 में ही इन्होंने क्या बनाया, तो जोधपुर लीजन नामक एक नई टुकड़ी बनाई थी। 1835 में इन्होंने क्या बनाई थी, जोधपुर लीजन नामक एक नई टुकड़ी बनाई थी। और इस टुकड़ी का मुख्यालय इन्होंने एरिनपुरा रखा था। इस टुकड़ी का मुख्यालय इन्होंने कहां रखा था, एरिनपुरा। तो अभी एरिनपुरा छावनी की स्थापना इस प्रकार से ब्रिटिश सरकार ने की थी। इसका मुख्यालय कहां रखा था, तो एरिनपुरा रखा था। ध्यान दीजिएगा 1835 में ब्रिटिश सरकार ने जोधपुर की सेना पर अकुशल सवार होने का आरोप लगाया कि इनको कुशलतापूर्वक घुड़सवारी करना नहीं आता, और इनको ट्रेनिंग देने के लिए जोधपुर लीजन नामक एक नई टुकड़ी बनाई, छांट कर टुकड़ी बनाई। और इस टुकड़ी का मुख्यालय इन्होंने कहां पर कर दिया था, एरिनपुरा। तो इसका मतलब यह हो जाता है मित्रों कि एरिनपुरा छावनी में जो जोधपुर लीजन टुकड़ी थी, मैंने बताया था आपको पहली क्लास में, एरिनपुरा छावनी में कौन सी टुकड़ी थी, तैनात थी, तो जोधपुर लीजन की स्थापना कब हुई है, तो 1835 में। इस प्रकार से इसकी स्थापना हो गई। अब आप देखिएगा हुआ क्या था कि क्रांति, आप देखिएगा सामान्य क्रांति कब हो रही है, 10 मई को स्टार्ट हुई है मेरठ छावनी से, राजस्थान में 28 मई से स्टार्ट हुई है। तो ऐसे हालत में मई जून जुलाई अगस्त ये कौन सा मौसम है, गर्मी का मौसम। तो ऐसे हालत में ध्यान दीजिएगा अब क्रांति के समय क्या हो रहा था, तो क्रांति के समय जो थे वो आप देखने की आपको बताया था एजीजी का कार्यालय कहां होता था, बताइए। मुख्य रूप से मतलब कहूं कि राजस्थान का जो सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी था एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, तो उस एजीजी का मुख्यालय कहां हुआ करता था, अजमेर के मैगजीन फोर्ट में। कहां पर होता था, अजमेर के मैगजीन फोर्ट में। पर आपको बताया था कि 1845 के बाद से आप देखिएगा गर्मियों में इस कार्यालय को ये माउंट आबू स्थानांतरित कर देते थे। तो ऐसे हालत में जो क्रांति हो रही वो गर्मियों में हो रही थी। तो इस समय पर एजीजी का जो मुख्यालय हुआ करता था वो कहां पर होता था, माउंट आबू। एजीजी का मुख्यालय कहां पर होता था, माउंट आबू। तो ऐसी हालत में आप देखिएगा माउंट आबू में एजीजी का मुख्यालय है। और एजीजी इस समय एजीजी कौन था आपका, राजस्थान का पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो अभी एजीजी जो था उसका मुख्यालय कहां पर होता था, माउंट आबू। तो अब आप देखिएगा कि जो माउंट आबू है, इस माउंट आबू के पास ही सबसे नजदीक छावनी कौन सी पड़ती है, तो अभी सबसे नजदीक जो छावनी थी वो थी आपकी एरिनपुरा। सबसे नजदीक छावनी कौन सी है, एरिनपुरा। आपको मैं बता दूं ये एरिनपुरा वर्तमान में कहां पड़ता है, तो पाली में पड़ता है। और आप याद करो कि माउंट आबू किस जिले में है, तो सिरोही में है। तो ऐसी हालत में आप देख रहे हैं कि ये जो माउंट आबू में एजीजी का मुख्यालय है, इसकी सबसे नजदीक जो छावनी है वो कौन सी है, तो आप देख नक्शा आप जानते हैं, सिरोही के जस्ट ऊपर क्या है, ये पाली है। और पाली में एरिनपुरा छावनी है। तो एजीजी की रक्षा करने के लिए इनको सैनिकों की आवश्यकता है। क्यों है आवश्यकता, क्योंकि क्रांति हो रही है, मारो फिरंगी चल रहा है पूरे देश में। तो ऐसे हालत में अब एक क्रांति के समय आप कहूं एरिनपुरा, कौन सी छावनी, एरिनपुरा के कुछ सैनिक इन्होंने माउंट आबू में तैनात कर रखे थे। माउंट आबू में क्या कर रखे थे, तैनात कर रखे थे। और क्या उद्देश्य इनको यहाँ पर तैनात करने का, उद्देश्य ये है कि एजीजी की रक्षा करनी है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं इनको कुशलतापूर्वक घुड़सवारी करने के लिए इनको ट्रेनिंग देनी है। तो माउंट आबू में ऊंची नीची पहाड़ियों पर अच्छी ट्रेनिंग हो जाएगी। तो यही दो कारण थे कि अभी एरिनपुरा के कुछ सैनिक जो थे वो इस समय पर कहां तैनात थे, क्रांति के समय माउंट आबू में तैनात थे। और एरिनपुरा की जो सैनिक टुकड़ी उसका क्या नाम है, तो जोधपुर लीजन। एरिनपुरा की जो सैनिक टुकड़ी उसका क्या नाम है, जोधपुर लीजन। तो जोधपुर लीजन के कुछ सैनिक जो थे वो क्रांति के समय एजीजी की रक्षा करने के लिए माउंट आबू में तैनात कर रखे थे, क्योंकि माउंट आबू में इसका मुख्यालय होता है, तो वहां तैनात कर रखे थे। अब हुआ ऐसा, ये जोधपुर लीजन के जो सैनिक है जो माउंट आबू में नौकरी कर रहे हैं, ब्रिटिश सरकार की नौकरी कर रहे हैं और एजीजी की रक्षा करने के लिए वहां लगे हुए हैं। तो ऐसे हालत में इन जोधपुर लीजन के सैनिकों को अब यह भारत में जो क्रांति हुई है उसकी सूचना 21 अगस्त 1857 को मिली। इनको क्रांति की सूचना किस तारीख को मिली है, 21 अगस्त 1857। 21 अगस्त 1857 को अभी जोधपुर लीजन को भारत में जो क्रांति हुई है उस क्रांति की सूचना, क्योंकि इस समय संचार के साधन जो थे वो बहुत धीरे थे, बहुत स्लो चलते थे, क्योंकि न तो कोई फोन टेलीफोन वगैरह कुछ भी नहीं था, पत्र व्यवहार या फिर लोग व्यवहार में आकर एक दूसरे को बताया करते थे। तो इनको क्रांति की सूचना मिली थी 21 अगस्त को।
इन्हें क्रांति की सूचना कब मिली? 21 अगस्त को। किसकी बात कर रहा हूं मैं? एरनपुरा के वे सैनिक, एरनपुरा के जोधपुर लीजन के कुछ सैनिक जो माउंट आबू में तैनात कर रखे एलजी की रक्षा करने के लिए। तो माउंट आबू में इन सैनिकों को क्रांति की सूचना कब मिली है? 21 अगस्त 1857 को। तो जैसे इनको क्रांति की सूचना मिली थी, इन्होंने क्या किया, यहां पर अभी आप देखें सिरोही का पीए कौन है बताइए? सिरोही में कौन मिलेगा आपको? जेडी होल। याद करवाया था। राजस्थान में सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत कहां पर है? सिरोही में। तो जहां पर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत होंगे वहीं मिलेगा आपको जबरदस्त होल। तो सिरोही का पीए कौन था इस समय? जेडी होल। तो इस जेडी होल का मुख्यालय यानी जेडी होल का जो बंगला था वो भी माउंट आबू में था, क्योंकि सिरोही पूरा इसका है तो ये अपने हिसाब से बनाएगा बंगला। तो इसने आप देखिएगा इसका जो बंगला होता था वो कहां पर था? माउंट आबू में। तो आप देखिएगा हुआ ऐसा कि जैसे ही जोधपुर लीजन के इन सैनिकों को 21 अगस्त 1857 को क्रांति की सूचना मिली, वैसे ही इन लोगों ने जेडी हॉल के बंगले पर, जो माउंट आबू में ही था, जेडी हॉल के बंगले पर गोलियां चलाकर और जोधपुर लीजन के इन सैनिकों ने माउंट आबू में क्या कर दी थी? क्रांति कर दी। माउंट आबू में इन्होंने क्या कर दी? क्रांति कर दी। तो ऐसी हालत में आप देखिएगा ब्रिटिश सरकार ने इनसे कहा कि भाई आप बचाने आए हो कि मारने आए हो? आपको तो रक्षा करने के लिए लगा रखा है। पर इन सैनिकों में कुछ सैनिक ऐसे थे जो अंग्रेज सरकार के विरुद्ध थे। तो अब उन्होंने क्या किया? जेडी हॉल के बंगले पर, किस तारीख की बात कर रहा हूं मैं? 21 अगस्त 1857 को जैसे इनको क्रांति की सूचना मिली तो इन्होंने क्या किया? जेडी हॉल के बंगले पर गोलियां चलाकर यहां पर क्रांति प्रारंभ कर दी। अब क्रांति प्रारंभ कर दी इन्होंने, तो आप देखिएगा इनसे कहा ब्रिटिश सरकार ने कि भाई तुम लोग रक्षा करने आए हो कि मारने आए हो? तुम रक्षक हो कि भक्षक हो? तो ऐसे हालत में क्रांति प्रारंभ करने के बाद इन जोधपुर लीजन के सैनिकों को कहा कि आप तो जाओ अपने ठिकाने वापस। अच्छा, कहां से आए? तो एरनपुरा से आए। तो जोधपुर लीजन के सैनिक जो है उनको आदेश मिला 21 अगस्त को, इन्होंने क्रांति करते ही कि आप वापस अपने ठिकाने पर चले जाओ। इनका ठिकाना कहां पर है? तो एरनपुरा। अब ये देखिएगा माउंट आबू से कहां जा रहे हैं? एरनपुरा छावनी जा रहे हैं। तो आप देखिएगा ये सैनिक जो कहां से आ रहे हैं? माउंट आबू से आ रहे हैं। एरनपुरा छावनी, एरनपुरा पहुंचे ये 23 अगस्त को। एरनपुरा कब पहुंचे? ये 23 अगस्त 1857 ये लोग पहुंच गए एरनपुरा छावनी। अब एरनपुरा छावनी पहुंचे तो आप देख रहे हैं कि वहां पर जोधपुर लीजन, कौन सी टुकड़ी है एरनपुरा की? मूल रूप से जोधपुर लीजन। और ये जोधपुर लीजन के सैनिक जो माउंट आबू से आ रहे हैं वापस कहां पर आ गई? ये एरनपुरा। तो अभी ना जोधपुर लीजन के कुछ सैनिक तो एरनपुरा से माउंट आबू गए थे और वही वापस आ रहे हैं, पर जोधपुर लीजन के जो शेष सैनिक थे, जो जोधपुर लीजन के कौन थे? शेष सैनिक जो यहीं पर थे ऑलरेडी। तो वो शेष सैनिक जो थे उन्होंने अभी माउंट आबू से आने वाले इन जोधपुर लीजन के कुछ सैनिकों का बचे हुए शेष सैनिकों ने अभी यहां पर भव्य स्वागत किया। क्या किया? यहां पर भव्य स्वागत किया कि आप लोग माउंट आबू में बहुत अच्छा काम करके आ रहे हो। माउंट आबू में कुछ सैनिक थे, बाकी सारे के सारे कहां थे? तो एरनपुरा ही थे। तो माउंट आबू से जो सैनिक एरनपुरा वापस आए हैं उन सैनिकों का यहां पर स्थित शेष सैनिकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। और यही एरनपुरा में इसी तारीख को, कौन सी तारीख है? 23 अगस्त 1857। 23 अगस्त 1857 को एरनपुरा छावनी में, आप देखिएगा मैं कुछ नाम लिख रहा हूं बोर्ड पर। ये थे आपके कौन कौन? तो अभी मैं इनके नाम लिख रहा हूं। एक तो थे आपके सुबेदार तिलक राम, एक तो कौन थे? सुबेदार तिलक राम। एक था शीतल प्रसाद, एक थे मोती खां और एक थे शिव सिंह। तो थे मोती खां और एक कौन थे? शिव सिंह। तो एरनपुरा, माउंट आबू से जैसे ही जोधपुर लीजन के कुछ सैनिक एरनपुरा छावनी पहुंचे 23 अगस्त 1857 को, तो वहां पर शेष सैनिकों ने इनका गर्मजोशी से स्वागत किया। और उनमें नाम बता रहा हूं, सुबेदार तिलक राम, शीतल प्रसाद, मोती खां और शिव सिंह के नेतृत्व में इन्होंने यहां पर एक नारा लगाया। इन्होंने क्या लगाया? एक नारा लगाया। क्या नारा लगाया? कि मारो फिरंगी और चलो दिल्ली। मारो फिरंगी और चलो दिल्ली। कहां चलो? दिल्ली चलो। नारा लगाया 23 अगस्त 1857 को इन्होंने यहां पर क्या किया? नारा लगाया। जैसे मतलब ये इंतजार कर रहे हैं, माउंट आबू में कुछ सैनिक आधे वहां पर है माउंट आबू में और आधे सैनिक आपके एरनपुरा में।
तो माउंट आबू के सैनिक 21 अगस्त को माउंट आबू में क्रांति करते हैं गोलियां चलाकर, तो उनको ब्रिटिश सरकार आदेश देती है कि आप लोग वापस चले जाओ अपने ठिकाने पर। तो यहाँ पर जैसे ये एरीपुरा पहुंचते, कब पहुंचते, 23 अगस्त 1857 को। तो एरीपुरा में जो ऑलरेडी जोधपुर लीजन के सैनिक है, शेष सैनिक जो बचे हुए सैनिक है, उन वो लोग इनका क्या करते हैं, गर्मजोशी से स्वागत करते हैं कि आओ तुम अच्छा काम करके आए हो। और फिर यहीं पर इसी टाइम 23 अगस्त 1857 को ही सूबेदार तिलक राम, शीतल प्रसाद, मोती खां और शिव सिंह के नेतृत्व में आगे एक नारा लगाते हैं कि मारो फिरंगी और चलो दिल्ली, और नारा लगाकर ये लोग दिल्ली की तरफ रवाना हो जाते हैं। कहां पर रवाना हो जाते हैं, दिल्ली की तरफ। ये जाने किधर की तरफ, दिल्ली की तरफ रवाना हो रही। अब अभी ये दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते में एक स्थान आता है खेरवा, पाली का स्थान है ये खेरवा। खेरवा नामक स्थान पर इन्हें कुशाल सिंह मिलता है। खेरवा नामक स्थान पर इनको कौन मिलता है, कुशाल सिंह मिलता है। और ये जो कुशाल सिंह था, ये कुशाल सिंह आहुआ का ठिकानेदार है। ये कुशाल सिंह जो है ये कहां का ठिकानेदार है, आहुआ का ठिकानेदार है। तो कुशाल सिंह जो होता है वो एरनीपुरा के इन सैनिकों से मुलाकात करता है, कहां पर, खेरवा नामक स्थान पर। और खेरवा नामक स्थान पर इनसे मुलाकात करके और इन्हें ये अपने साथ कहां ले जाता है, आहुआ ले जाता है। तो एरनीपुरा के सैनिक अब कहां पहुंच गए, कुशाल सिंह के साथ में आहुआ। 23 अगस्त 1857 को मारो फिरंगी चलो दिल्ली का नारा लगाते हुए ये दिल्ली की तरफ जा रहे हैं क्रांति करते हुए। तो रास्ते में इनको आहुआ का ठिकानेदार कुशाल सिंह मिलता है, तो ये खेरवा नामक स्थान पर। तो ये खेरवा से इन लोगों को कहां ले जाता है, अपने साथ आहुआ ले जाता है। अब हम चल रहे कहां पर, आहुआ। तो यहां पर कौन आ गया इनके बीच में, कुशाल सिंह चंपावत, जो खेरवा में इन एरनीपुरा के सैनिकों को मिलता है और इनको अपने साथ में कहां ले जाता है, आहुआ ले जाता है। अब आहुआ ये लोग पहुंच गए। अब आप देखिएगा आहुआ जो है ठिकाना है वो किसका है, तो कुशाल सिंह का ठिकाना है। तो कुशाल सिंह जो था ये आहुआ का ठिकानेदार है। तो ये एरनीपुरा के सैनिकों को कहां ले गया है, आहुआ ले गया है। कहां ले गया है, आहुआ। खेरवा नामक स्थान पर मुलाकात कर एरनीपुरा के सैनिकों को ले गया अपने साथ में, कहां पर, आहुआ ले गया। अब आहुआ और आहुआ का ठिकानेदार कौन है आपका, कुशाल सिंह चंपावत। तो आप देखिएगा इस कुशाल सिंह चंपावत ने क्या किया कि इसके बाद एरनीपुरा के सैनिकों को ले गया ये आहुआ, और इसके बाद इसने क्या किया, मेवाड़ और मारवाड़, मेवाड़ और मारवाड़ के अंग्रेज विरोधी, मेवाड़ और मारवाड़ के अंग्रेज विरोधी ठिकानेदारों को भी, अंग्रेज विरोधी ठिकानेदारों को भी इसने क्या किया, अपनी सेना सहित, सेना लेकर, और इनको भी कहां बुला लिया, आहुआ बुला लिया। अपनी सेना लेकर इनको भी कहां बुला लिया, आहुआ बुला लिया। ध्यान दीजिएगा, कुशाल सिंह चंपावत पहले तो खेरवा नामक स्थान पर एरनीपुरा के यानी कि जोधपुर लीजन के सैनिकों से मुलाकात करता है, और कुशाल सिंह चंपावत जोधपुर लीजन के सैनिकों को अपने साथ कहां ले आता है, आहुआ। और इसके बाद क्या होता है कि ये कुशाल सिंह जो होता है वो क्या करता है, मेवाड़ और मारवाड़ के अंग्रेज विरोधी ठिकानेदारों को भी अपनी सेना सहित आहुआ बुला लेता है। अब ये जो ठिकानेदार थे ये पहले तो राजा के समर्थक हुआ करते थे, राजा के साथ, मतलब अब देखिएगा ठिकानेदार जो थे ये एक तरह से अंग्रेजों के कट्टर विरोधी बन चुके थे। क्यों बन चुके थे, क्योंकि सामान्य भाषा में क्या होता था कि जैसे कभी कोई ठिकानेदार आता है, जैसे मान लीजिए आप, मैं कहीं की बात करूं, मान लीजिए मैं आपके यहीं की जोधपुर की बात करूं, जोधपुर रियासत की बात करूं, तो ऐसे हालत में जोधपुर रियासत में एक ठिकाना है आहुआ ठिकाना। तो आहुआ ठिकाने का ठिकानेदार कौन है, तो कुशाल सिंह चंपावत। अब ये कुशाल सिंह चंपावत अगर मान लीजिए राजा के दरबार में पहले आया करता था अंग्रेजों से संधि करने से पहले, तो अगर मान लीजिए कहीं का कोई ठिकानेदार आता था तो बाकायदा मुनादी होती थी, मतलब कहो ना कि एक तरह से घोषणा होती थी कि फलानी जगह के ठिकानेदार पधार रहे। तो जो रियासत के राजा होते थे वो अपनी सीट से उतरकर, सिंहासन से उतरकर और पैदल चल के और दरवाजे तक उसका स्वागत करने जाते थे। बाकायदा स्वागत करते, आरती वारती करते, तिलक का, फिर पधारिए साहब पधारिए, तो उनको बिल्कुल आदर स्वरूप पहले लेकर आते थे। अब ठिकानेदार का क्या काम होता था कि उस ठिकाने में स्थित जो क्षेत्र है उनका टैक्स वसूल करता था, और जब भी राजा को सैनिक सहायता चाहिए होती तो ठिकानेदार अपनी सेना भी दिया करता था। पर हुआ ऐसा कि अब हो गई अंग्रेजों से संधियां।
अंग्रेजों से राजाओं ने क्या कर ली, संधियां कर ली। तो इनको तो अंग्रेजों की सेना मिल रही है, तो सेना की जरूरत तो इनको पड़ ही नहीं रही, क्योंकि अंग्रेज खुद सेना दे रहे हैं इनको। अब राजा क्या कर रहा है, अब अंग्रेजों से संधिया होने के बाद कि जो ठिकानेदार अगर कहीं से आता था तो पहले तो वो उतरकर खुद जाता था स्वागत करने, पर अब जब अंग्रेज इसकी मदद कर रहे हैं, सैनिक सहायता दे रहे हैं अंग्रेज, तो ऐसे हालत में अब राजा जो है, मान लो कहीं का ठिकानेदार आया तो राजा अब नहीं जाएगा सिंहासन से उतरकर, स्वागत वागत नहीं करेगा, और वो अपने अधिकारियों से बोल देगा कि भाई ठीक है वो आया है तो उससे टैक्स ले लो, क्योंकि उसका काम टैक्स वसूल करने का भी काम है, टैक्स ले लो और उसको रवाना करो। तो ऐसे हालत में अब ये जो ठिकानेदार होते थे इनकी वैल्यू बहुत कम हो गई थी अब राजाओं की नजरों में, क्योंकि राजाओं को सेना वगैरह भी दिया करते थे, पहले बराबर लड़ा करते थे साथ के साथ, पर जब अंग्रेज यहां पर आ गए, अंग्रेजों से संधियां कर ली राजाओं ने, तो ऐसे हालत में राजाओं को इन ठिकानेदार की सेना की आवश्यकता नहीं रही, बस पैसे लेने उनसे, तो पैसे लेकर के उनको भेज दो। तो ऐसे हालत में इन ठिकानेदारों की वैल्यू खत्म हो गई थी अंग्रेजों की वजह से। तो ये जो ठिकानेदार थे मेवाड़ और मारवाड़ के, ये सभी एक तरह से कहा जाए तो अंग्रेजों के कट्टर विरोधी हो चुके थे। तो उसी बात का लाभ उठाकर इस खुशहाल सिंह चंपावत ने क्या किया, मेवाड़ और मारवाड़ के अंग्रेज विरोधी ठिकानेदारों को भी अपनी सेना लेकर आहुआ बुला लिया। आगे इनके कुछ नाम मिलते हैं, इन ठिकानेदारों में कुछ नाम मिलते हैं। तो ये अंग्रेज विरोधी ठिकानेदार थे, कौन कौन थे, तो आप देखिए प्रमुख रूप से मैं नाम बता रहा हूं आपको। एक तो आसोप के ठिकानेदार, आलनियावास, ये ठिकानों के नाम है, आसोप, आलनियावास, गुलर, खेजड़ली, लसानी, कोठारिया, सलुम्बर आदि के ठिकानेदार, आदि और भी हैं कुछ नाम, आदि के ठिकानेदार अपनी सेना लेकर, ये सारे क्या है, अंग्रेज विरोधी ठिकानेदार है, तो ये भी अपनी सेना लेकर, सारे के सारे अपनी सेना लेकर कहां आ गए, आहुआ आ गए। कहां पर आ गए, आहुआ। अब आगे ये सारे अंग्रेज विरोधी ठिकानेदार भी यहां पर आ गए, एरनपुरा के सैनिक भी यहां पर है जो क्रांति करके निकले 23 अगस्त को एरनपुरा से, वो भी यहां पर आ गए, और ये ठिकानेदार भी अपनी सेना लेकर आ गए, ये भी अंग्रेज विरोधी सारे के सारे। तो अब इन सब ने मिलकर आहुआ में एक मंदिर है, सुगाली माता। आहुआ में कौन सा मंदिर है, सुगाली माता। सुगाली माता का मंदिर, सुगाली माता जो है इनके 10 सिर है, सुगाली माता के 10 सिर हैं और इनके 54 हाथ। सुगाली माता 10 सिर और 54 हाथ वाली ये देवी जो है इसी मंदिर में बैठकर, ये सारे के सारे आहुआ में स्थित है, आहुआ के किले में है, तो इसी मंदिर में बैठकर ये सारे अंग्रेज विरोधी लोग सारे के सारे, जिसमें कौन कौन है, एरनपुरा छावनी के सैनिक है, आहुआ के खुद के खुशहाल सिंह के सैनिक है, और ये सब ठिकानेदारों के सारे अंग्रेज विरोधी सैनिक है, ये सारे के सारे सुगाली माता के मंदिर में बैठकर, अभी एक तरह से कहूं तो यहाँ पर बैठक करते हैं, और बैठक करके और अंग्रेजों को मारने की शपथ लेते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, अंग्रेजों को मार देंगे, अंग्रेजों को मारने की शपथ लेते हैं। तो अभी इसी कारण इस सुगाली माता को 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है। सुगाली माता को क्या कहा जाता है, 1857 की क्रांति की देवी, जिसके कितने सिर हैं, तो इसके हैं 10 सिर और इसके हैं 54 हाथ। 10 सिर और 54 हाथ वाली ये देवी 1857 की क्रांति की देवी कही जाती है। अच्छा से लिख देता हूं इसको, 10 सिर और 54 हाथ। सुगाली माता के 10 सिर हैं और 54 हाथ हैं, तो इस 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी क्या कहलाती है, 1857 की क्रांति की देवी कहलाती है। क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि आहुआ में ये मंदिर स्थित था, और यहीं पर एरनपुरा के सैनिक जो खुशहाल सिंह लेकर आया है, एरनपुरा के सैनिक, आहुआ के सैनिक और ये अंग्रेज विरोधी ठिकानेदारों के जितने भी सैनिक है वो सब मिलकर इसी सुगाली माता के मंदिर में बैठकर बैठक करते हैं, और यहीं पर अंग्रेजों को मारने की क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। इसी कारण 10 सिर और 54 हाथ वाली इस देवी को क्या कहा जाता है, 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है। अब आप देखिएगा इन सब ने मिलकर यहाँ पर बैठक की, एक तरह से आहुआ जो था, इस आहुआ को इन्होंने क्रांतिकारियों का गढ़ बना लिया। क्रांतिकारी, बहुत सारे क्रांतिकारी इकट्ठे हो गए, और ये सारे किसके विरोध में है, तो अंग्रेजों के विरोध में, मारो फिरंगी, अंग्रेजों को मारना चाहते हैं। तो ऐसे हालत में अब ये चिंता सताई ब्रिटिश सरकार को, और ब्रिटिश सरकार जो है वो जोधपुर से भी संधियां कर चुकी है। तो ऐसे हालत में जोधपुर महाराजा जो थे इस समय पर, आगे चल रहा हूं मैं अगले पेज पर, जोधपुर महाराजा इस समय पर
इस समय पर आप देखिए जोधपुर के जो राजा थे, जोधपुर महाराजा जो थे वो थे तख्त सिंह। जोधपुर महाराजा कौन थे इस समय पर? उनका नाम था तख्त सिंह, राव तख्त सिंह। जोधपुर महाराजा थे इस समय पर तख्त सिंह। तो ब्रिटिश सरकार जो थी उन्होंने तख्त सिंह पर दबाव बनाया कि भाई आपकी रियासत में क्या हो रहा है, ये इतने सारे क्रांतिकारी हमें मारने के लिए घूम रहे, तो आप उस पर कंट्रोल कीजिए। तो जोधपुर महाराजा तख्त सिंह जो थे उन्होंने अपने 2 सेनापतियों के नेतृत्व में, जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने अपने 2 सेनापतियों के नेतृत्व में, इनके 2 सेनापति थे, जिसमें एक तो था अनार सिंह, एक तो कौन था? अनार सिंह, और एक था यहां पर सिंघवी कुशल राज। एक कौन सा सेनापति है? सिंघवी कुशल राज। तो ये दोनों किसके सेनापति है? जोधपुर महाराजा तख्त सिंह के सेनापति हैं। साथ ही साथ आप देखिएगा इसमें अंग्रेज सेना लेकर आया था सेनापति, उसका नाम था हीथकोट। उसका क्या नाम था? हीथकोट। अंग्रेजों का सेनापति था हीथकोट, और जोधपुर महाराजा तख्त सिंह के सेनापति थे एक तो अनार सिंह था और एक कुशल राज था। तो आप देखिएगा इन तीनों की संयुक्त सेना ने किस किस की? अंग्रेज सेनापति हीथकोट, कुशल राज और अनार सिंह के नेतृत्व में आ रही जोधपुर की सेना। तो इन तीनों की संयुक्त सेना ने आप देखिएगा क्रांतिकारियों पर जो कहां बैठे सारे के सारे? आहुआ में। क्रांतिकारियों पर आक्रमण कर दिया। क्रांतिकारियों पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और अब अभी ना आहुआ से निकले ये क्रांतिकारी और जोधपुर से आ रही है ये सेना, तीनों की संयुक्त सेना। तो इन दोनों सेनाओं के मध्य तारीख है 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा नामक स्थान पर, कौन सा स्थान है? बिथोड़ा नामक स्थान पर बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ है? बिथोड़ा का युद्ध हुआ है। और ये कब हुआ है? तो 8 सितंबर 1857 को हुआ था बिथोड़ा का युद्ध। तो इस युद्ध में आप देखिएगा इन क्रांतिकारियों ने इन तीनों की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। इन क्रांतिकारियों ने क्या किया? इन तीनों की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। ऐतिहासिक युद्ध बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को हुआ। तो इस युद्ध में क्रांतिकारियों ने अनार सिंह, कुशलराज और अंग्रेज सेनापति हीथकोट की संयुक्त सेना को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और आप देखिएगा कि इस युद्ध में ये जो अनार सिंह था, ये अनार सिंह यहां पर मारा गया था। अनार सिंह यहां पर क्या हुआ था? मारा गया था। अनार सिंह को इन्होंने क्या किया था? मार दिया था। तो ये दोनों अपनी सेना लेकर वापस भाग गए। यहां पर जीत गए कौन? क्रांतिकारी। ध्यान रखना 8 सितंबर 1857 को हुआ था बिथोड़ा का युद्ध। तो इस युद्ध में क्रांतिकारियों ने कौन है? जोधपुर महाराजा अनार सिंह, जोधपुर महाराजा तख्त सिंह के 2 सेनापति हैं। कौन? एक तो अनार सिंह और एक कुशल राज। ये दोनों सेना लेकर आ रहे हैं जोधपुर की, और अंग्रेजों की सेना कौन लेकर आ रहा है? हीथकोट। तो इन तीनों की संयुक्त सेना को 8 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों ने बिथोड़ा नामक स्थान पर 8 सितंबर 1857 को पराजित कर दिया, और इसमें इन्होंने अनार सिंह को पकड़कर मार दिया था। तो जोधपुर महाराजा तख्त सिंह का सेनापति अनार सिंह इस युद्ध में मारा गया था। तो अब आप देख लो, इन्होंने ये युद्ध भी जीत लिया, इन तीनों की संयुक्त सेना को भी पराजित कर दिया। तो ऐसे हालत में बताइए ब्रिटिश सरकार की चिंता बढ़ेगी कि घटेगी? तो ब्रिटिश सरकार की चिंता और बढ़ गई, उनकी चिंता और बढ़ गई और परेशानी बढ़ गई। तो अब आप देखना इसके 10 दिन बाद, इसके कितने दिन बाद? 10 दिन बाद। बताइए कितनी तारीख हो जाएगी? 18 सितंबर 1857 को चेलावास नामक स्थान पर, 18 सितंबर 1857 को आप देखिए चेलावास का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? चेलावास का युद्ध हुआ था। तो ये जो युद्ध था चेलावास का युद्ध, इसमें राजस्थान का एजीजी कौन था क्रांति के समय? पैट्रिक लॉरेंस। राजस्थान का एजीजी कौन था इस समय पर? तो वो था आपका पैट्रिक लॉरेंस। तो राजस्थान का एजीजी पैट्रिक लॉरेंस खुद सेना लेकर आया। और अगर एजीजी खुद आ रहा है तो बताओ जोधपुर का पीए आएगा, बेचारे की मजबूरी है। जोधपुर का पीए कौन था? बताओ, जोधपुर जाओगे गर्मियों में तो क्या हो जाएगा? यस, मॉक मोशन। कौन था यहाँ का पीए? मॉक मोशन। तो ये भी सेना लेकर दोनों आए साथ में।
चेलावास के युद्ध में 18 सितंबर 1857 को एजीजी पैट्रिक लॉरेंस और जोधपुर का पीएम मॉक मोशन सेना लेकर आए थे। तो अभी ना ये दोनों गोरे गोरे और ये सारे क्रांतिकारी क्या हैं, काले काले। तो ऐसे हालत में इस युद्ध को काले गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध को क्या कहा जाता है, काले गोरे का युद्ध। काले गोरे का युद्ध भी इसे कहा जाता है। कब हो रहा है, तो बिथोड़ा के 10 दिन बाद 8 सितंबर को बिथोड़ा हुआ और 18 सितंबर 1857 को हुआ चेलावास नामक स्थान पर युद्ध, जिसे हम काले गोरे का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि ये दोनों गोरे गोरे अंग्रेज हैं और सारे क्रांतिकारी क्या हैं, काले हैं। तो काले गोरे का युद्ध हुआ। अब इस युद्ध में ध्यान दीजिएगा, इस युद्ध में क्रांतिकारियों ने इस मॉक मोशन को पकड़ लिया। क्रांतिकारियों ने किसको पकड़ लिया, मॉक मोशन को पकड़ लिया और इस मॉक मोशन को मार दिया। मारकर इसके शव को, मॉक मोशन को मार दिया और मारकर इसके शव को आहुआ के किले के बाहर, आहुआ का जो किला है उसके बाहर, किले के दरवाजे के पास, किले का जो दरवाजा है के पास नीम के पेड़ पर टांग दिया। इसके शव को किस पर टांग दिया, नीम के पेड़ पर टांग दिया था। तो अभी ने यह देखकर पैट्रिक लॉरेंस यहां से भाग गया। अब यह युद्ध भी जीत लिया किसने, क्रांतिकारियों ने जीत लिया। काले गोरे का युद्ध, चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को हुआ था। किस किस के बीच हुआ, तो राजस्थान के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस और जोधपुर का पीए मॉक मोशन सेना लेकर आया था इन क्रांतिकारियों को मारने के लिए। दोनों टीमों के मध्य चेलावास नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसे हम काले गोरे का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में क्रांतिकारियों ने मॉक मोशन को, किसको पकड़ा, मॉक मोशन को मारकर उसके शव को आहुआ के किले के बाहर नीम के पेड़ पर टांग दिया था। तो यह देखकर पैट्रिक लॉरेंस यहां से भाग गया। तो यह वाला युद्ध भी जीत लिया किसने, क्रांतिकारियों। पर यहां पर इन्होंने एक घटना कर दी, यहां पर इन्होंने मॉक मोशन को मार दिया, एक बड़े अधिकारी को मार दिया। तो अभी ये क्रांतिकारी भी डर गए, ये क्रांतिकारी भी क्या हो गए, डर गए। तो इस युद्ध के बाद, कौन से युद्ध के बाद, चेलावास का युद्ध, जिसको हम क्या कहते हैं, काले गोरे का युद्ध 18 सितंबर 1857। इस युद्ध के बाद एरिनपुरा के सैनिक, मारो फिरंगी चलो दिल्ली, कहां जाना है इनको, दिल्ली। तो अभी एरिनपुरा के सैनिक जो थे, जोधपुर लीजन के सैनिक, जो कहां जा रहे हैं, दिल्ली। तो दिल्ली जाते समय अभी क्या हरियाणा में एक स्थान आता है नारनौल। इस युद्ध के बाद सब इधर उधर हो लिए, ठिकानेदार भी अपनी सेना लेकर अपने अपने ठिकानों पर चले गए, क्योंकि उन्होंने एक अधिकारी को मार दिया, बड़े अधिकारी को मार दिया। तो सब डर गए, तो ठिकानेदार अपनी सेना लेकर अपने ठिकानों में चले गए। उसके बाद एरिनपुरा के सैनिकों को जाना ही कहां था, वैसे तो दिल्ली। तो दिल्ली जाते समय अभी रास्ते में हरियाणा का एक स्थान आता है नारनौल। यहां पर ये एक अंग्रेज सेनापति, कौन है ये, अंग्रेज सेनापति गराड़, इस गराड़ ने एरिनपुरा के सैनिकों को पराजित किया था। गराड़ ने क्या किया था, एरिनपुरा के सैनिकों को पराजित किया था। मतलब एरिनपुरा के सैनिकों का टारगेट है दिल्ली, मारो फिरंगी चलो दिल्ली। पर ये आहुआ में रुक गए और इन्होंने कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में ये 2 युद्ध लड़े। एक तो बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर को, और फिर लड़ा इन्होंने 18 सितंबर को चेलावास का युद्ध। अब इस युद्ध में इन्होंने मॉक मोशन को मार दिया और उसके शव को किले के बाहर टांग दिया। तो ये सैनिक भी डर गए, ठिकानेदारों के सैनिक भी अपने साथ ठिकाने पर चले गए, सारे के सारे अपनी अपनी सेना लेकर। और एरिनपुरा के सैनिकों को दिल्ली जाना था, तो ये दिल्ली की तरफ निकलते हैं। तो रास्ते में आता है नारनौल नामक स्थान। यहाँ पर अंग्रेज सेनापति गराड़ ने इन एरिनपुरा के सैनिकों को क्या किया था, पराजित किया था। पर यह हारने के बाद भी कुछ सैनिक जो बचे कुचे थे, वो सब कहां पहुंच गए, अपने टारगेट दिल्ली पर पहुंच गए थे। एक तो ये हुआ एरिनपुरा के सैनिकों की कहानी। इसके बाद आप देखिएगा कि यहां पर कुशाल सिंह था, नेतृत्वकर्ता कौन है, कुशाल सिंह चंपावत। तो ये जो कुशाल सिंह था, ये कुशाल सिंह भी आबिगा आहुआ से निकला पहले तो सलुम्बर। इसने कहां पर जाकर, सलुम्बर जाकर शरण ली। कुशाल सिंह चंपावत ने कहां जाकर शरण ली, सलुम्बर जाकर शरण ली। और फिर सलुम्बर से चला गया था ये नीमच। सलुम्बर से कहां चला गया था, नीमच। और नीमच जाकर इसने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। अंग्रेजों के सामने क्या कर दिया था इसने, आत्मसमर्पण, सरेंडर कर दिया था। अब गिरफ्तार हो गया कुशाल सिंह चंपावत, क्या हो गया, गिरफ्तार हो गया। तो इस कुशाल सिंह की जांच करवाई थी अंग्रेजों ने। कुशाल सिंह की जांच के लिए मेजर टेलर आयोग बनाया था। कौन सा आयोग बनाया था, तो मेजर टेलर आयोग। कुशाल सिंह चंपावत की जांच करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने मेजर टेलर आयोग बनाया था। और इस मेजर टेलर आयोग ने कुशाल सिंह को निर्दोष बताया था। कुशाल सिंह को क्या बताया था, निर्दोष बताया था, इसका कोई दोष नहीं था।
तो इसको क्या बताया अंग्रेजों ने? निर्दोष बताया था, क्योंकि अंग्रेजों को वापस यहीं रहना है, तो राजाओं से दुश्मनी नहीं लेंगे वो। राजाओं को सभी राजाओं को इन्होंने क्या बताया? निर्दोष बताया। तो मेजर टेलर आयोग बनाया गया था जिसने कुशाल सिंह चंपावत की जांच की थी, और इस जांच में ये क्या पाया गया? निर्दोष पाया गया था। फिर इसको 1864 के आसपास इसकी मृत्यु हो गई थी उदयपुर में। तो ये तो कहानी हुई कुशाल सिंह चंपावत की। पिछले पेज पर मैंने आपको बताया एरीपुरा के सैनिकों की कहानी। तो वो दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली जाते समय नारनौल हरियाणा में पड़ता है, जहां पर अंग्रेज सेनापति गरार से पराजित हुए थे। और कुशाल सिंह कहां गया? तो कुशाल सिंह ने जो थी वो सलूम्बर जाकर शरण ली थी, और सलूम्बर से फिर चला गया नीमच, और नीमच जाकर इसने आत्मसमर्पण कर दिया। तो ब्रिटिश सरकार ने इसकी जांच करवाई थी, किससे? मेजर टेलर आयोग से, और इस आयोग ने इसको क्या बताया था? तो कि निर्दोष बताया था। तो कुशाल सिंह चंपावत भी यहां पर निर्दोष साबित हो गया था। अब इसके बाद बात करें कि यहां पर एरीपुरा यानी कि आहुआ में जो क्रांति हो रही थी उसका क्या हुआ, तो ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, दो युद्ध देखे हैं आपने। एक तो बिथोड़ा का युद्ध देखा है, तो इसमें भी इन्होंने जीता है, क्रांतिकारियों ने जीता है 8 सितंबर 1857 को। अनार सिंह, कुशलराज और हितकोट की संयुक्त सेना को पराजित किया है। एक तो ये युद्ध जीत लिया, अनार सिंह को मार दिया। फिर आगे आप देख रहे हैं कि यहां पर हो रहा है चेलावास का युद्ध, काले गोरे का युद्ध, 18 सितंबर 1857। तो क्रांतिकारियों ने इसी युद्ध में पैट्रिक लॉरेंस और मोकमोशन आया था, तो मोकमोशन को मारकर उसके शव को किले के बाहर नीम के पेड़ के पास टांग दिया था। तो ऐसे हालत में ये जो अंग्रेज थे, इनके मन में भी इस समय अंधविश्वास घुस गया था भयंकर रूप से, कि इनको हम मारते हैं, इनकी गर्दन काटते हैं तो गर्दन उग जाती है, इनके हाथ काटते हैं तो इनके हाथ उग जाते हैं, हाथ उग जाते हैं। क्यों उग जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर कौन है? यहाँ पर है आपके पास सुगाली माता। यहाँ पर कौन है आपके पास? सुगाली माता। तो ये जो सुगाली माता है, ये सुगाली माता है, ये न तो इनके हाथ कटने दे रही, ना इनके सर मतलब मरने नहीं दे। तो सुगाली माता का डर ऐसा बैठ गया इनके दिमाग में कि कोई अंग्रेज सेनापति यहां पर आने के लिए तैयार ही नहीं। अब लंबा समय गुजरा, और लंबा समय गुजरते गुजरते आप देखिएगा, लंबा समय गुजरते गुजरते क्या हुआ कि लंबा समय निकल गया और यहां पर कोई आने के लिए तैयार ही नहीं है। अब कोई आने के लिए यहां पर तैयार नहीं है, तो ऐसी हालत में आप देखिएगा यहां पर अभी कई दिनों तक तो यहां पर क्या हुआ? अभी कुछ भी हलचल नहीं हुई। लेकिन फिर बंबई से एक अधिकारी आया था, अंग्रेज अधिकारी, 20 जनवरी 1858। 20 जनवरी 1858 को आया था एक अंग्रेज सेनापति। मतलब अंग्रेज भी आहुआ आने के लिए तैयार ही नहीं, उनके मन में भी अंधविश्वास घुस गया। तो एक बहुत बड़ा डर घुस गया था इनके मन में सुगाली माता का, क्योंकि 54 हाथ है और 10 सिर वाली ये देवी है। तो एक सिर कट रहे हैं तो सिर उग रहे हैं अपना आप, सुगाली माता उगा देती। हाथ वाथ काटते तो हाथ वापस उग जाते, मरते ही नहीं है तो क्रांतिकारी। तो ऐसे हालत में अंग्रेजों के मन में डर घुस गया था। तो लंबे समय तक यहाँ पर कोई झांका ही नहीं। फिर 20 जनवरी 1858 को आगे आहुआ का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ है? आहुआ का युद्ध। तो आहुआ का युद्ध हुआ था। इस आहुआ के युद्ध में अंग्रेज सेनापति, आहुआ के युद्ध में आया था अंग्रेज सेनापति, सेना लेकर आया अंग्रेज सेनापति आया था यहां पर होम्स। अंग्रेज सेनापति कौन आया था यहां पर? होम्स आया था। और इस होम्स ने आहुआ के किले पर आक्रमण किया, और 2-4 दिन की लंबी घेराबंदी के बाद आहुआ के किले की देखरेख कर रहा था इस समय पर पृथ्वी सिंह लांबिया। इस समय आहुआ किले की देखरेख कौन कर रहा था? पृथ्वी सिंह लांबिया। तो इस पृथ्वी सिंह लांबिया को किसने? होम्स ने पराजित किया। पृथ्वी सिंह लांबिया को किसने पराजित किया है? तो इस होम्स ने पराजित किया। और इसी होम्स ने अब इस आहुआ की विद्रोह का क्या किया? दमन किया, समाप्त किया। दमन करने का मतलब क्या है? समाप्त करना। तो आहुआ के विद्रोह का दमन किया है किसने किया है? होम्स ने। कौन से युद्ध की बात कर रहे हैं? आहुआ का युद्ध। कब हुआ है? तो 20 जनवरी 1858 को अंग्रेज सेनापति होम्स ने आहुआ के युद्ध में, आप देखिएगा यहां पर आहुआ का जो ठिकानेदार था, क्या नाम था इस समय, क्योंकि कुशाल सिंह तो गिरफ्तार हो चुका है उधर, पृथ्वी सिंह लांबिया। तो पृथ्वी सिंह लांबिया को इस होम्स ने पराजित किया, और इसने पराजित करके क्या किया? यहां पर आप देखिएगा इस क्रांति का क्या किया? दमन किया। आहुआ के विद्रोह का इसने दमन किया, समाप्त किया। और यही होम्स जो था, ये सुगाली माता की मूर्ति उठाकर ले गया था। यही होम्स जो था, ये आहुआ से कौन सी मूर्ति उठाकर ले गया? सुगाली माता की मूर्ति उठाकर अजमेर ले गया था। सुगाली माता की मूर्ति उठाकर कहां ले गया था? अजमेर ले गया था। कि देखो तुम इससे डर रहे थे, सबको अंग्रेजों को बता रहे, तुम इससे डर रहे थे, मैं उठा लाया इसको। तो अजमेर ले गया था। और ये जो सुगाली माता है, ये वर्तमान में कहां पर है? तो वर्तमान में ये है
पाली संग्रहालय। सुगाली माता की मूर्ति वर्तमान में कहाँ रखी हुई है? पाली संग्रहालय में, क्योंकि आहुआ जो है ये भी पाली में आता है। तो भारत सरकार ने बाद में सभी जिलों की विरासतें अपने अपने जिलों में पहुंचा दी थी। तो सुगाली माता की मूर्ति वर्तमान में कहाँ रखी हुई है? पाली संग्रहालय में। 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी 1857 की क्रांति की देवी को आहुआ से उठाकर ले गया था कौन? होम्स। कहां ले गया था? अजमेर। और वर्तमान में ये कहां रखी हुई है? तो पाली संग्रहालय में सुरक्षित है। इस प्रकार आप देखिएगा ये जो विद्रोह मैंने आपको पढ़ाया अभी, ये माउंट आबू से प्रारंभ होता है, एरनपुरा छावनी जाता है, आहुआ में जाकर के ये बहुत पूरे भारत में बहुत बड़ा सोने क्यों कि बहुत बड़ी क्रांति है। पूरे भारत के संदर्भ में भी अगर कहूं मैं तो भारत का भी एक प्रमुख केंद्र रहा है ये आहुआ। तो ये क्रांति आपके कहां पर हुई है? आहुआ में। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने आज आपसे बात की एरनपुरा की क्रांति की। एरनपुरा की क्रांति, एरनपुरा की क्रांति एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका। ध्यान दीजिएगा, एरनपुरा छावनी एक छावनी है जो अभी कहूं एरनपुरा कहां पड़ता है? तो पाली जिले में पड़ता है, पर उस समय पर यह जोधपुर रियासत का ही एक ठिकाना हुआ करता था। एरनपुरा एक तरह से जोधपुर रियासत के अंतर्गत का एक गांव था एरनपुरा, ठिकाना नहीं था, एक गांव था एरनपुरा। तो हुआ क्या था कि 1835 में, मैं बता रहा हूं आपको, 1817-18 से लेकर 1823 तक राजस्थान के सभी राजपूत राजाओं ने अंग्रेजों से संधियां कर ली थी। अब इसी क्रम में ब्रिटिश सरकार जो राजपूत राजाओं की रियासतों में भी है और उनकी सेना के साथ काम करती है। तो 1835 की बात थी, 1835 में ब्रिटिश सरकार ने जोधपुर की सेना पर अकुशल सवार होने का आरोप लगाया कि इनको कुशलता पूर्वक घोड़ा चलाना नहीं आता, इनको लड़ना नहीं आता, और एक नई टुकड़ी का गठन किया जिसका नाम रखा जोधपुर लीजन। और इस टुकड़ी का जो मुख्यालय था वो रख दिया एरनपुरा। एरनपुरा जो मूल रूप से अभी पाली में पड़ता है, तो एरनपुरा इसका मुख्यालय रख दिया। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जोधपुर लीजन की स्थापना हो गई इस प्रकार से 1835 में होगी। अब ये जोधपुर जिले के अंदर है, जोधपुर रियासत के अंदर में था, और यहां पर थी कौन सी टुकड़ी? तो जोधपुर लीजन। ठीक है साहब। अब इसके बाद क्या हुआ? तो आप देख रहे हैं क्रांति, क्रांति के समय क्रांति हो रही है गर्मियों के दिनों में। क्रांति कहां और कब हो रही है? गर्मियों के दिनों में। तो आप देखते हैं गर्मियों के दिनों में क्रांति हो रही है, तो गर्मियों में इनका एजीजी जो सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी होता था, एजेंट टू गवर्नर जनरल, उसका मुख्यालय कहां चला जाएगा गर्मियों में? तो माउंट आबू। तो आप देखिएगा इस समय पर गर्मी है, तो इसी हालत में एजीजी का जो मुख्यालय होता था वो कहां होता था? माउंट आबू में होता था। तो ये एजीजी माउंट आबू में तैनात था, इसमें माउंट आबू में लगा हुआ था, माउंट आबू में अपना कार्यालय बनाकर वहां पर काम कर रहा था। अब आप देख रहे हैं कि माउंट आबू जो सिरोही में पड़ता है, तो उसकी जो सबसे नजदीक छावनी थी वो एरनपुरा छावनी थी। तो ऐसी हालत में क्रांति भी हो रही है, तो माउंट आबू में एजीजी सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी है, तो उसकी रक्षा के लिए कुछ सैनिक की आवश्यकता पड़ेगी। तो अभी ऐसी हालत में एरनपुरा के जो कुछ सैनिक थे, इन्हीं कुछ सैनिकों को जिम्मेदारी दे दी कि आप चले जाओ कहां पर? माउंट आबू। कुछ सैनिकों को माउंट आबू में क्या कर रखा था? तैनात कर रखा था। किसकी रक्षा के लिए? तो एजीजी की रक्षा के लिए। अब हुआ ऐसा कि माउंट आबू में जोधपुर लीजन के कुछ सैनिक थे जो ईमानदारी से नौकरी कर रहे थे, एजीजी की क्या कर रहे थे? रक्षा कर रहे थे। पर उसी समय पर तारीख है 21 अगस्त 1857, 21 अगस्त 1857 को जोधपुर लीजन के इन सैनिकों को माउंट आबू में, कहां पर? माउंट आबू में क्रांति की सूचना मिल गई कि भारत में, हमारे राजस्थान में सब जगह क्या हो गई है? सैनिकों ने क्रांति कर दी है। तो ये जो सूचना मिली, ये सूचना मिलते ही इन्होंने भी यहां पर क्या किया? यहां पर जो आप देखते हैं कि सिरोही का पीए कौन है? जेडी हॉल। जेडी हॉल का बंगला माउंट आबू में था, तो उसके बंगले पर इन्होंने क्या किया? गोलियां चलाकर और माउंट आबू में क्रांति प्रारंभ कर दी। याद रखना, जोधपुर लीजन के सैनिकों ने क्रांति कब प्रारंभ की थी? भले कहीं से भी की हो, लेकिन कब की है? 21 अगस्त को। कहां से की है? माउंट आबू। और एरनपुरा में कब हुई है? तो 23 अगस्त को। तो 21 अगस्त को उन्होंने जैसे यहां पर गोलियां चलाकर क्रांति कर दी, तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भाई तुम बचाने आए हो कि मारने आए? तुम तो जाओ तुम्हारे ठिकाने पर। तो इनका ठिकाना कहां पर है? एरनपुरा। अब ये एरनपुरा जा रहे हैं माउंट आबू से, तो अब यहाँ एरनपुरा जाते समय इनको एरनपुरा पहुंचते पहुंचते लग गए 2 दिन। 23 अगस्त 1857 को माउंट आबू से जोधपुर लीजन के ये सैनिक 23 अगस्त 1857 को कहां पहुंच गए? एरनपुरा पहुंच गए। तो एरनपुरा में जो जोधपुर लीजन के शेष सैनिक थे वहां है, बाकी बचे हुए, तो वो शेष सैनिक जो थे उन्होंने 23 अगस्त 1857 को एरनपुरा छावनी में माउंट आबू से आने वाले इन सैनिकों का बहुत भव्य स्वागत किया, गर्मजोशी स्वागत किया। आओ तुम बहुत अच्छा काम करके आए हो, स्वागत किया। और इसी समय 23 अगस्त को ही, किस दिन की बात है ये? 23 अगस्त को ही इसी छावनी में इसी टुकड़ी के सैनिक के सूबेदार तिलक राम, शीतल प्रसाद, मोती खां और शिव सिंह के नेतृत्व में इन्होंने एक नारा लगाया कि मारो फिरंगी और चलो दिल्ली। मारो फिरंगी यानी अंग्रेजों को मारो और कहां चलो? दिल्ली चलो। तो मारो फिरंगी और चलो दिल्ली का नारा लगाया और दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। तो दिल्ली जाते समय रास्ते में, आप देखिएगा रास्ते में स्थान आता है
खेरवा। वास्तविक स्थान कौन सा आता है? खेरवा, जहां पर इनको कुशाल सिंह चंपावत मिलता है। और ये कुशाल सिंह चंपावत कौन है? तो ये आहुआ का ठिकानेदार है। आहुआ का ठिकानेदार कुशाल सिंह चंपावत एर्नाकुलम के जोधपुर लीजन के इन सैनिकों को खेरवा नामक स्थान पर मुलाकात करता है और इन सैनिकों को अपने साथ कहां ले आता है? अपने ठिकाने ले आता है कि आओ खाना वाना खाएंगे, बातचीत करेंगे। सबको कहां ले गया? ये आहुआ ले गया। आहुआ ही पहुंच गया, यहीं का ठिकानेदार है कुशाल सिंह। तो ये एर्नाकुलम के सैनिकों को अपने साथ कहां ले गया? आहुआ ले गया। अब आगे देखिएगा क्या हुआ कि ये जो आपका कुशाल सिंह चंपावत था, ये जो आपका कुशाल सिंह चंपावत था, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका कुशाल सिंह चंपावत था, कुशाल सिंह चंपावत, ये कुशाल सिंह, एक मिनट रुक जाइए, कुशाल सिंह चंपावत, ये कुशाल सिंह चंपावत जो है वो अभी आहुआ पहुंच गया एर्नाकुलम के सैनिकों को लेकर। अब ये जो कुशाल सिंह चंपावत था, इसने क्या किया? यहां पर एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये जो कुशाल सिंह चंपावत है, जो कहां का ठिकानेदार है? आहुआ का ठिकानेदार है। तो इस आहुआ के ठिकानेदार कुशाल सिंह चंपावत ने क्या किया कि मेवाड़ और मारवाड़ की एर्नाकुलम के सैनिकों तो वो ले गए अपने साथ में, कहां पर? आहुआ। और मेवाड़ और मारवाड़ के जो अंग्रेज विरोधी ठिकानेदार थे उनको भी अपनी सेना सहित कहां बुला लिया? आहुआ बुला लिया। और सारे के सारे ठिकानेदार यहां पर आ गए अपनी सेना लेकर। प्रमुख रूप से कौन कौन से नाम है? अशोक, आलनियावास, गुलर, खेजड़ली, लसानी, कोठारिया और सलुम्बर के ठिकानेदार भी अपनी सेना लेकर कहां आ गए? आहुआ आ गए। अब आहुआ में आप देखिएगा कि सुगाली माता, आहुआ में किसका मंदिर है? सुगाली माता का मंदिर था। आहुआ में था सुगाली माता का मंदिर। तो आप देखिए सुगाली माता, ये जो सुगाली माता है आपकी, ये सुगाली माता जो है उनके 10 सिर और 54 हाथ है। तो इसी मंदिर में बैठकर ही क्या करते हैं? बैठक करते हैं और अंग्रेजों को मारने की शपथ लेते हैं। इसी कारण सुगाली माता को 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है। अब यहां पर बैठकर इन्होंने सुगाली माता के मंदिर में बैठकर क्या किया है? अंग्रेजों को मारने की शपथ लिए और तैयार बैठ गए कि अंग्रेजों को मारेंगे सब मिलकर। तो ये सारे ठिकानेदारों के सैनिक, एर्नाकुलम के सैनिक और साथ ही साथ आहुआ के जो सैनिक है, सबके सब कहां इकट्ठे हो गए? इस सुगाली माता के मंदिर में, यानी आहुआ पर। तो आहुआ को उन्होंने केंद्र बना लिया, क्रांतिकारियों का एक गढ़ बना लिया। अब इसके बाद हुआ ऐसा कि इसके बाद आप देखिएगा ब्रिटिश सरकार जो थी उसको चिंता सताई कि इतने सारे क्रांतिकारी मिलकर पता नहीं क्या करना चाहते। तो उन्होंने जोधपुर के जो राजा थे तख्त सिंह, इन तख्त सिंह पर दबाव बनाया। तो जोधपुर, क्योंकि सहायक संध्या हो रही है, अभी मुसीबत अंग्रेजों पर आ रही, तो राजा मदद करेंगे, और राजा पर मुसीबत आती तो अंग्रेज मदद करते, पर मुसीबत किस पर है? अंग्रेजों पर। तो राजा की जिम्मेदारी की वो अंग्रेजों की मदद करे। तो जोधपुर महाराजा तख्त सिंह जो थे उन्होंने अपने 2 सेनापति, नाम है एक का तो अनार सिंह और एक का नाम है कुशल राज, के नेतृत्व में सेना तैयार की। और साथ में आए अंग्रेजों की सेना। तो अंग्रेज सेनापति था यहाँ पर हीथकोट। तो अनार सिंह, कुशल राज और अंग्रेज सेनापति है हीथकोट के नेतृत्व में इन तीनों की संयुक्त सेना ने अभी क्रांतिकारियों पर आक्रमण कर दिया 8 सितंबर 1857। स्थान का नाम है बिथोड़ा। तो यहां पर हुआ था बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को। इस युद्ध में इन तीनों की संयुक्त सेना को क्रांतिकारियों ने क्या किया? पराजित कर दिया। क्रांतिकारियों ने पराजित कर दिया और इसमें इस अनार सिंह का जूस निकाल दिया। अनार सिंह जो था वो मारा गया था। अनार सिंह को इन्होंने क्या किया? मार दिया। तो ये दोनों सेना लेकर वापस भाग। अब चिंता और बढ़ी, ब्रिटिश सरकार की चिंता क्या होगी? और बढ़ेगी। तो अभी इसके 10 दिन बाद, 8 को ये हुआ है और इसके 10 दिन बाद का मतलब हो गया 18 सितंबर 1857। तो 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध हुआ कब? 18 सितंबर 1857 को। तो इस युद्ध में राजस्थान का एजीजी पैट्रिक लॉरेंस खुद आया था सेना लेकर। तो अगर खुद आ रहा है अधिकारी, तो छोटा मोटा अधिकारी कौन है? जोधपुर का पीए मोक मोशन, ये भी आएगा साथ में। तो इन दोनों की संयुक्त सेना ने चेलावास नामक स्थान पर 18 सितंबर 1857 को आक्रमण कर दिया क्रांतिकारियों पर। और आप देख रहे हैं कि ये दोनों गोरे गोरे और ये सारे क्रांतिकारी काले काले, इसको काले गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में ये क्रांतिकारियों ने क्या किया? इस मोक मोशन को पकड़कर इसको मार दिया और इसके शव को आहुआ के किले के बाहर दरवाजे के पास नीम के पेड़ पर टांग दिया था। तो ये देखकर पैट्रिक लॉरेंस भाग गया। तो इसका मतलब हो गया कि ये युद्ध भी किसने जीत लिया? क्रांतिकारियों ने जीत लिया। लेकिन यहां पर चक्कर ये पड़ गया कि इन्होंने एक बड़े अधिकारी की हत्या कर दी। तो ये सब डर गए। तो इसी हालत में एर्नाकुलम के सैनिक, दिल्ली जाना था उनको, तो दिल्ली जाते समय नारनौल नामक स्थान पर अंग्रेज सेनापति गरार से क्या हुए थे? पराजित हुए थे। गरार से ये लोग पराजित हुए थे। फिर इसके बाद आप देखिएगा कि इसके बाद
खुशहाल सिंह चंपावत का क्या हुआ? तो खुशहाल सिंह चंपावत जो था, ये खुशहाल सिंह चंपावत अभी के यहां से निकला और सलूम्बर जाकर इसने क्या किया? शरण ले ली। सलूम्बर के ठिकाने में जाकर इसने शरण ले ली। फिर सलूम्बर से नीमच गया और नीमच जाकर इसने क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया। और इसकी जांच करवाई गई किसके द्वारा? तो मेजर टेलर आयोग के द्वारा, जिसने इसको क्या बताया था? निर्दोष बताया था। जिसने इसको क्या बताया था? तो निर्दोष बताया था। इस प्रकार आगे खुशहाल सिंह चंपावत की कहानी होगी। इसके बाद आगे यहाँ पर अब यहाँ पर कोई आ नहीं रहा है, अंग्रेज भी नहीं आ रहा, तो लंबे समय तक लंबा गैप हो गया। अभी कि यहाँ पर सितंबर के बाद कोई आक्रमण नहीं हुआ, अंग्रेजों ने बिल्कुल झांका ही नहीं, क्योंकि अंग्रेज सेनापति भी यहाँ पर डरे हुए थे। वो सब किसकी वजह से डरे हुए थे? इस सुगाली माता की वजह से, तो कोई आ ही नहीं रहा था। फिर एक बंबई से आया था अंग्रेज सेनापति, इसका नाम था होम्स। तो ये आया 20 जनवरी 1858 को। इसने आहुआ पर आक्रमण किया। आहुआ का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ है? आहुआ का युद्ध। तो इस युद्ध में अभी ये अंग्रेज सेनापति होम्स, इसने इस समय पर यहाँ पर आहुआ का जो ठिकानेदार है, आहुआ की जो सेनापति है वो कौन है? पृथ्वी सिंह लांबिया। इस पृथ्वी सिंह लांबिया को पराजित किया और पराजित करके इसने आहुआ की क्रांति का क्या किया? दमन किया। और यही होम्स सुगाली माता की मूर्ति उठाकर अजमेर ले गया था। और ये मूर्ति वर्तमान में भारत सरकार ने कहां पहुंचा दी है? ये पाली संग्रहालय में रखी हुई है। और सुगाली माता है कौन? तो ये 1857 की क्रांति की देवी, जिनके 10 सिर और 54 हाथ है। तो अभी ये एरनपुरा का विद्रोह हुआ था। इसके बाद अभी का मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं पूरे भारत का एकमात्र सुनियोजित और सुनियंत्रित विद्रोह, कोटा की क्रांति। इसके बाद मैं अगले चैप्टर में आपसे बात करूंगा कोटा के विद्रोह की, कोटा की क्रांति की। और एक छोटी सी क्रांति और बच जाती है आपकी टोंक में छोटा सा विद्रोह हुआ था। तो इन दो विद्रोह की मैं बात करूंगा आपसे आने वाली अगली क्लास में। धन्यवाद।